आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं यहाँ लाया हूँ, आज का मेरा विषय है कक्षा 11 के विषय बैंकिंग यानी अधिकोषण में अध्याय 6 मुद्रा का मूल्य तथा प्रभावित करने वाले तत्व। मुद्रा का मूल्य, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुद्रा का क्या मूल्य है। मुद्रा तो खुद दूसरों के मूल्य व्यक्त करती है। अगर हम किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना चाहेंगे तो उसे किस चीज़ में व्यक्त करते हैं? मुद्रा के रूप में ही व्यक्त करते हैं कि भाई ये चीज़ कितने की है, इतने रुपए की, ये चीज़ कितने की है, इतने रुपए की। यानी जो खुद दूसरी वस्तु का मूल्य बताती है, क्या उसका भी खुद का अपना कुछ मूल्य होगा? तो ये आज का चैप्टर यही है, मुद्रा का मूल्य क्या है और उसे कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी मुद्रा जो स्वयं उपयोगी वस्तु नहीं है, मुद्रा स्वयं उपयोगी वस्तु नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि उसके द्वारा जो हम वस्तुएं खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, उनका उपयोग करते हैं। यानी कि मुद्रा एक साधन है। आप को भूख लग रही है, आपके पास बहुत सारे नोट हैं, बहुत सारी मुद्रा है, तो आप नोट नहीं खा सकते या मुद्रा नहीं खा सकते। आप क्या करेंगे? आप उस मुद्रा से जो वस्तु खाने की है, भोजन खरीदेंगे, वो उसको खाएंगे। यानी मुद्रा का स्वयं में भी स्वयं उपयोगी नहीं है, बल्कि उसके द्वारा जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो उपयोगी होती हैं। ठीक है, जैसे कैसे उपयोगी नहीं है? मान लीजिए आप पे 10 का नोट है और वो 10 का नोट आप मार्केट में गए, पता चला फटा हुआ था, वो चला ही नहीं, बेकार, उसको हर कोई लेने से मना कर रहा है, तो वो क्या 10 का नोट आपके लिए उपयोगी है? फिर तो वो उपयोगी है ही नहीं, बेकार ही हो गया वो। और यदि नोट आपका सही है और आप उससे वस्तुएं खरीदने जा रहे हैं तो आपको वस्तुएं मिलनी, यानी वो उपयोगी है। तो मुद्रा के द्वारा हम जब दूसरी वस्तुएं खरीदते हैं तो यही मुद्रा की अपना एक महत्व है। तो मुद्रा का क्या मूल्य हो सकता है, इस पे आते हैं। मैंने यहाँ लिखा मुद्रा का मूल्य। मुद्रा के मूल्य को अर्थशास्त्रियों ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है ब्याज की दर, दूसरा है विदेशी विनिमय दर और तीसरा है क्रय शक्ति। यानी जो मुद्रा है उसका क्या मूल्य हो सकता है, जबकि वो तो खुद ही दूसरी वस्तुओं का मूल्य बताती है। तो अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य को 3 अर्थों में विभाजित किया है। यानी वो कहते हैं कि मुद्रा के 3 अर्थों में मुद्रा का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले ब्याज की दर। ब्याज की दर, मुद्रा के द्वारा भविष्य के लेन देन संभव होते हैं, मुद्रा के द्वारा ही उधार लेन देन भी संभव होते हैं। तो यदि वर्तमान में किसी वस्तु से ऋण के रूप में किसी व्यक्ति से ऋण के रूप में मुद्रा दी जा रही है तो उसका भविष्य का मूल्य निश्चित हो जाता है। यानी अगर हम मुद्रा को किसी को उधार दे रहे हैं या उधार लेते हैं तो उससे भविष्य में कितना भुगतान होना है, ब्याज सहित होना है या कैसे होना है, ये उसी समय निर्धारित कर दिया जाता है। तो यदि वर्तमान में हम जिस मुद्रा का लेन देन कर रहे हैं और उससे कहते हैं कि भाई फ्यूचर में 2 साल बाद या इतने साल बाद देंगे, तो उसके साथ जो ब्याज होगा, उसके साथ जो ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, वो मुद्रा के मूल्य को व्यक्त करता है। यानी अगर हम 10,000 रुपये लेके किसी से के ब्याज सहित वापस लेते हैं तो जो वो ब्याज है वही उस मुद्रा का मूल्य होगा। ठीक है, क्योंकि हम कम रुपए देकर या लेकर ज़्यादा रुपए देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी से 10,000 रुपये हम उसे ब्याज सहित लौटा रहे हैं, तो जो ब्याज लौटा रहे हैं वो मुद्रा का मूल्य कहलाता है। ठीक है, दूसरा है विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर का क्या मतलब है? किसी एक देश की मुद्रा देकर दूसरे देश की कितनी मुद्राएं प्राप्त की जा सकती हैं, वह दर विदेशी विनिमय दर कहलाती है। ठीक है, एक देश की मुद्रा देकर दूसरे देश की कितनी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, ये विदेशी विनिमय दर कहलाती है। तो अगर हम किसी देश की मुद्रा से दूसरे देश की कितनी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो है उस मुद्रा का मूल्य होगा। ठीक है, जैसे यदि अगर देखा जाए, मान लीजिए डॉलर इस समय लगभग 70 से ऊपर ही है, मैं 70 रुपये मानता हूँ। हम 70 रुपये देकर, जो इंडिया की करेंसी 70 रुपये देके हम क्या प्राप्त करते हैं? $1। ठीक है, $1 हम प्राप्त करते हैं। तो इस 70 रुपये का मूल्य क्या हो गया? इस 70 रुपये का मूल्य हो गया $1। ठीक है, तो यहाँ पर विदेशी विनिमय दर का मतलब है एक देश की मुद्रा द्वारा दूसरे देश की कितनी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। आगे है क्रय शक्ति।
जो मैंने अभी अभी बताया था कि मुद्रा स्वयं उपयोगी नहीं होती है, बल्कि वो इसलिए उपयोगी है, इसलिए चलती है क्योंकि हम उससे अपने उपयोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है, हमें ठंड लगती है तो हम मुद्रा नहीं ओढ़ सकते, हमें भूख लगती है मुद्रा नहीं खा सकते, हमें प्यास लगती है हम मुद्रा नहीं पी सकते, लेकिन इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। यानी कि मुद्रा के द्वारा जितनी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है वो उस मुद्रा का मूल्य होता है। मान लीजिए 100 रुपये देकर 100 रुपीज़ देकर आप 5 किलो चावल ला रहे हैं तो 100 रुपये का मूल्य कितना हो गया? 5 किलो चावल। ठीक है, या हम 10 रुपये देकर 5 पेन ला रहे हैं तो 10 रुपये का मूल्य क्या हो गया? 5 पेन। यानी कि क्रय शक्ति का आशय मुद्रा के मूल्य को वस्तुओं में व्यक्त किया गया है कि आप मुद्रा की 1 इकाई खर्च करके कितनी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, वह वस्तुएं ही मुद्रा का मूल्य कहलाएंगी। ठीक है, तो ये मुद्रा का मूल्य 3 अर्थों में यहाँ व्यक्त किया गया है। यदि मुद्रा का मूल्य आता है तो आपको तीनों ही अर्थों में इसे लिखना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर मिल पाएंगे। आगे है मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। इससे पहले ध्यान रखिए मुद्रा का क्या मूल्य है। ये मुद्रा का मूल्य वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है, वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। मान लीजिए इस समय 100 रुपये के 5 किलो चावल आते हैं, कुछ समय बाद उसी 100 रुपये के 3 किलो चावल आने लगे तो क्या हुआ? मुद्रा का मूल्य क्या हुआ? घट गया ना। पहले मुद्रा का मूल्य था 100 रुपये बराबर 5 किलो चावल, आज मुद्रा का मूल्य है 100 रुपये बराबर 3 किलो चावल, यानी मुद्रा का मूल्य घट गया। ये कैसे पता लगाया हमने मुद्रा का मूल्य घट गया? इसका मतलब है वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, यानी कि मुद्रा का मूल्य वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर करता है। जब वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा होता है तो मुद्रा का मूल्य कम होता है, और जब वस्तुओं का मूल्य कम होता है तो मुद्रा का मूल्य ज़्यादा होता है। यानी सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में उल्टा या विपरीत संबंध होता है। जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तो मुद्रा का मूल्य घटता है, और जब वस्तुओं के मूल्य घटते हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, तो यही है। यहाँ पर मैंने यह 2 टॉपिक हैं मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वालों में। सबसे पहले है मुद्रा के मूल्य को घटाने वाले कारक या कारण, दूसरा है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करने वाले कारण, है ना। तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत मुद्रा के मूल्य को घटाने वाले कारण हैं। घटाने वाले कारण है का क्या मतलब है कि यहाँ पर उस मुद्रा का मूल्य कैसे कम हो, मुद्रा का मूल्य कौन कौन सी परिस्थितियां कम करती हैं उसको लिया गया। मुद्रा के मूल्य को कौन कौन सी परिस्थितियां कम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण का क्या मतलब है? आपने देखा होगा उत्पादन की मात्रा प्रकृति जो है, हमारी जो नेचर है उस पर निर्भर करती है। मान लीजिए अगर हमारी जो फसल है वो उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो फसल अच्छी होती है। यदि उस फसल के हिसाब से वातावरण नहीं मिल पाता है तो वो फसल कैसी होती है? खराब होती है, मतलब उत्पादन कम होता है। मान लीजिए कोई फसल है और अधिक बारिश हो गई या बारिश बिल्कुल नहीं हुई, ओलावृष्टि हो गई या कहीं बाढ़ आ गई, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी फसल कम होगी, यानी कि उत्पादन इससे कम होगा। और उत्पादन कम होने से क्या होगा? उत्पादन कम होने से वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब उत्पादन कम हुआ है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, और जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा तो लोगों की क्रय शक्ति भी क्या होगी? घट जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति घट जाएगी, इससे मुद्रा का मूल्य क्या होगा? कम हो जाएगा। आगे है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में यदि वृद्धि होती है लेकिन उत्पादन उस जनसंख्या के हिसाब से नहीं बढ़ता है, उत्पादन वही रहता है, तो वस्तुओं की मांग बढ़ने लगेगी। वस्तुओं की मांग बढ़ने लगेगी और उस जो उत्पादन है वो उत्पादन क्या होगा? कम होने लगेगा। और जब उत्पादन कम होगा यानी पूर्ति नहीं हो पाएगी पूरी तरह से, फिर वो वस्तुएं क्या होंगी? फिर वो वस्तुएं महंगी होंगी, यानी कि वस्तुएं महंगी होने से मुद्रा का मूल्य कम होने लगेगा। ठीक है, आगे है घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है? घाटे के बजट का मतलब है कि जब सरकार को बजट के दिनों में जब सरकार को ये लगता है कि इस वर्ष सरकार की इनकम कम है और खर्चे करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो
सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है, इसे हीनार्थ प्रबंधन भी बोलते हैं। इस स्थिति में सरकार रिजर्व बैंक को यह आदेश दे देती है कि मुद्रा का और निर्गमन कर दिया जाए। तो मुद्रा के निर्गमन होने से देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिस मुद्रा प्रसार हो जाता है, और जब मुद्रा प्रसार होता है, अधिक मात्रा में मुद्रा उत्पन्न हो जाती है, तो यह मुद्रा के मूल्य को घटा देती है। ठीक है, इस स्थिति में महंगाई होने लगती है। महंगाई होना और देश में मुद्रा की मात्रा अधिक होना, ये मुद्रा के मूल्य को घटाने वाले कारण के अंतर्गत आता है। सरकार की मौद्रिक नीति। अब सरकार की मौद्रिक नीति के अंतर्गत सरकार यदि देश का आर्थिक विकास करना चाहती है, तो बड़ी मात्रा में देश में मुद्रा का विनियोग करती है, मुद्रा को लगाती है विकास कार्यों में, जिसके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। और देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मुद्रा प्रसार हो जाता है और क्या होता है, मुद्रा का मूल्य घटने लगता है। ठीक है, एक रीज़न ये भी है, या तो देश में उत्पादन कम हो या देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए। तो इससे भी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो वही है नीतियाँ ये। आगे है आगे है व्यापारिक बैंकों की साख नीति। व्यापारिक बैंकों की साख नीति का क्या मतलब है कि बैंक यदि अपनी कॉस्ट को कम कर दें तो इससे वो उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी तो जो हमारे बाजार है उसमें नोटों की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और नोटों की मात्रा बढ़ने से मुद्रा का प्रसार हो जाएगा, जिससे वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगेंगे। आगे है जिससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। श्रम संघर्ष में हड़ताल, तालाबंदी यानी जो मजदूरों के द्वारा किए जाते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, इस श्रम संघर्ष जब उत्पन्न होते हैं तो उत्पादन क्या होता है, प्रभावित होता है, उत्पादन कम होता है, और उत्पादन कम होने से उन वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं, और वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। संचालन शक्ति का अभाव का मतलब है, नेक्स्ट टॉपिक, संचालन शक्ति का अभाव। इसका मतलब है कि जो उद्योगों को चलाने के लिए संचालन शक्ति है, जैसे पावर है, कोयला है, पानी, बिजली, ये चीज़ें जो उत्पादन में सहायक होती हैं, यदि वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो इससे उत्पादन की मात्रा कम होगी, और उत्पादन की मात्रा कम होने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगेंगे, और वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से मुद्रा का मूल्य स्वतः ही कम हो जाएगा। ठीक है, सरकार की कर नीति के अंतर्गत जब सरकार कर की नीति अपनाती है तो वो अधिक कर लगाती है। अधिक कर लगाने से जो है जनता की बहुत बड़ी पैसों की मात्रा सरकार पर पहुंच जाती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति घटने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं, उसके हिसाब से ये मुद्रा का मूल्य घट जाता है। आगे है प्रशासन में शिथिलता का क्या मतलब है, जब लोग जमाखोरी करने लगते हैं, अपने गोदाम भरने लगते हैं, गोदाम भर लिया, जमाखोरी कर ली, तो क्या होता है, देश में जो उत्पादन है वो बाजार में मार्केट में वस्तुएं कम आने लगती हैं, और वस्तुएं कम आने से उनकी डिमांड बढ़ती है, जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। यहाँ पर जो हमने कारण ये सीखे हैं, ये जो मैंने अभी पढ़ा है, इससे या तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए बाजार में तब मुद्रा का मूल्य घटेगा, या वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएं तब वो घटेगा। यानी उत्पादन को किसी तरह कम कर दीजिए तो ये हमारे मुद्रा के मूल्य को घटाने वाले कारण होंगे। ठीक है, आगे है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करने वाले कारण कौन कौन से हैं। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, प्राकृतिक कारण, सबसे पहले इसमें भी प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत मान लीजिए जो प्रकृति है वो फसल के अनुरूप चली, जो जिस तरह फसल को जो मौसम चाहिए था वो मिला, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हुआ। उत्पादन अच्छा होने से पैदावार अच्छी हुई, और पैदावार अच्छी होने से क्या देश में उस उत्पादन की मात्रा बढ़ गई, जिससे उसका मूल्य क्या होगा, उसका मूल्य घटने लगेगा। ठीक है, घटने लगेगा तो इससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर कमी होती है तो वो वस्तुएं महंगी बिकेंगी। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है XYZ, मान लीजिए प्याज है, अगर प्याज का उत्पादन कम है
तो महंगी बिकेगी ना, और यहाँ पर अगर प्याज का उत्पादन ज़्यादा है तो सस्ती बिकेगी। ठीक है, तो यही है मुद्रा। यहाँ पर जब महंगी बिक रही है तो मुद्रा का मूल्य कम है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर तो मिल रही है 60 रुपये किलो प्याज, यानी 60 रुपये में 1 किलो प्याज आ रही है, और यहाँ पर मिल रही है 20 रुपये में 1 किलो प्याज। तो यहाँ पर मुद्रा का मूल्य ज़्यादा है और यहाँ मुद्रा का मूल्य कम है, तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करने वाले कारण। आगे है जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन में अधिक वृद्धि होना। जनसंख्या वृद्धि तो चली रही है, यदि उस जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन भी तीव्र गति से बढ़ रहा है तो देश में वस्तुओं की मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी, और वो अपने मात्रा में से जनसंख्या के हिसाब से अधिक होंगी, तो जिससे क्या होगा, उधर अधिक मात्रा होने से उनका मूल्य कम होगा और जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगेगा। भारी करारोपण। भारी करारोपण क्या होता है? जब सरकार भारी करारोपण की नीति अपनाती है, यानी टैक्स की दरों को बढ़ा देती है, तो इससे जनता की क्रय शक्ति घट जाती है। जनता की क्रय शक्ति घट जाती है, और जनता की क्रय शक्ति घटने से वस्तुएं जब बाजार में नहीं बिकेंगी तो वो क्या होता है, वो सस्ती होने लगती हैं, और जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। आगे है बलात् ऋण, यानी कि जब सरकार बलात् ऋण या ऐच्छिक ऋण की नीति अपनाती है। बलात् ऋण या ऐच्छिक ऋण का मतलब है सरकार जनता से ऋण लेती है जबरदस्ती अपने कार्यों के लिए, कुछ ऐसी पॉलिसी वो लाती है कि जनता को सरकार के लिए ऋण देना ही पड़ता है। तो यदि सरकार बलात् ऋण की नीति अपनाती है तो इससे भी सरकार के पास जनता का बहुत सारा धन चला जाता है, जिससे उनकी क्रय शक्ति घट जाती है, बाजार में वो खरीदारी नहीं कर पाते जिस मात्रा में उन्हें करनी चाहिए। इससे वस्तुओं के मूल्य कम होने लगते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। आगे केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति। केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति के अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं, यानी जो हमारा रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है वो भी देश में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करता है। तो देश में मुद्रा की मात्रा प्रभावित होने से उसके मूल्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए रिजर्व बैंक देश में मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देता है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, और यदि मुद्रा की मात्रा वो घटा देता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। सबसे पहला है बैंक दर बढ़ाकर। बैंक दर क्या होता है? वह दर जिस दर पर रिजर्व बैंक जो अन्य व्यापारिक बैंक है ना उनको ऋण प्रदान करता है, तो वो बैंक दर कहलाती है। अब बैंक दर से क्या होगा, जब बैंक दर बढ़ा देता है तो क्या होता है, उनकी जो ऋण देने की क्षमता है व्यापारिक बैंकों की जो दर है वो जो है क्या होती है, बैंक दर का एक बार वो समझिए बैंक दर क्या है। पहले जब रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, तो यदि वो इस दर को बढ़ा देता है तो क्या होता है, जो बैंक हैं वो लोन जो है कम मात्रा में लेते हैं। अब जब बैंक कम मात्रा में लोन लेंगे तो वो जनता में भी कम मात्रा में पैसा पहुंचेगा, जिससे जनता की क्रय शक्ति घट जाएगी, और क्रय शक्ति घटने से उन वस्तुओं के मूल्य भी घटने लगेंगे। ठीक है, मुद्रा की इससे मूल्य बढ़ जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को जब खुले बाजार में बेचता है तो इससे जनता के रुपए का बहुत बड़ा भाग सरकार के पास पहुंच जाता है, जिससे उनकी क्रय की शक्ति घट जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है। बैंकों का रक्षित कोष बढ़ाना। जब बैंक अपने रक्षित कोष बढ़ाने रखते हैं जो उनके रक्षित कोष हैं, तो रक्षित कोष बढ़ाने से उनकी ऋण देने की क्षमता वो अपनी कम कर देते हैं, क्योंकि वो अपने पास कोषों की मात्रा अधिक रखते हैं। तो जब ऋण देने की क्षमता कम कर देंगे बैंक, तो क्या होगा, जो देश में बाजार में मुद्रा की मात्रा कम पहुंचेगी और इससे लोगों की क्रय शक्ति घटेगी और वस्तुओं के मूल्य भी घटने लगेंगे, यानी कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में आज ये पूरा ही चैप्टर है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसमें मैंने मुद्रा का मूल्य बताया है और प्रभावित करने वाले तत्व बताए हैं, या मुद्रा का मूल्य कैसे घटता है और मुद्रा का मूल्य कैसे बढ़ता है। थोड़ा और मैं इसके बारे में बोलूँगा। आज की जो स्थिति है वो ये वाली स्थिति है, मुद्रा का मूल्य घटा हुआ है। इस स्थिति को मुद्रास्फीति बोलते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रा प्रसार। जब देश में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये स्थिति मुद्रा प्रसार की कहलाती है। इसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं और मुद्रा का मूल्य घटने लगता है। ये जो होती है ये इससे विपरीत स्थिति होती है, इसे मुद्रा अविस्फीति बोलते हैं। मुद्रा
अविस्फीति। मुद्रा अविस्फीति के अंतर्गत देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। अब लोगों पे मुद्रा ही नहीं होती तो वस्तुओं को कैसे खरीदें, इसलिए वस्तुएं सस्ती बिकने लगती हैं। जो पुराना ज़माना था, पुराने ज़माने में यही स्थिति थी, देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम थी, इसलिए वस्तुएं सस्ती बिकती थीं, लोगों के पास पैसा ही नहीं होता था कि वो उस वस्तु को खरीद सकें। लेकिन आज के ज़माने में इतना पैसा है कि हर कोई उस वस्तु को मिनटों में खरीद लेता है, जिससे उस वस्तु जो है उस मुद्रा का मूल्य डाउन हो गया। तुम नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीदेगा। तो ये यही था, इसे मुद्रास्फीति और इसे मुद्रा अविस्फीति बोलते हैं। ये आगे भी एक पूरे चैप्टर के रूप में है, तब मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।